हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज से सी टेट जुलाई 2024 का महाआरंभ हो रहा है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप भी हमारा पूरा पूरा साथ देंगे। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले भी सीडीपी का सेशन हुआ था जो कि दीपाली मैम ने लिया था। बहुत ही यूजफुल सेशन था फ्रेंड्स। और अब हम आपके लिए सी टेट का एक्सक्लूसिव हिंदी का सेशन जो है वो आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि जो हिंदी है फ्रेंड्स वो 30 मार्क्स की आती है। और 30 मार्क्स क्या मायने रखते हैं ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। 30 मार्क्स छोड़िए, एक एक मार्क्स जो होता है, ठीक है ना, उससे पेपर रह जाता है। एक एक मार्क्स से आपका रैंक इतने लाखों बच्चों से ऊपर बढ़ सकता है। तो इसलिए हर मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके सामने यहाँ पर अभी एक लिंक भी शेयर किया गया है, वहां पर भी जो टीचिंग परीक्षा आपके लिए सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहता है। और ये टेलीग्राम का भी लिंक है जहां पर हम ग्रामर की भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो आई होप सभी बच्चे आ गए हैं, जल्दी से प्लीज। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी में हम आपको कंटेंट यानी कि कॉम्प्रीहेंशन प्लस ग्रामर और पैडागोजी सबकी पूरी की पूरी कंप्लीट जो आपकी प्रिपरेशन है वो करवाएंगे। और जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी फ्रेंड्स, खुलकर आप यहां पर यूट्यूब पर लिख सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि टीचर कहीं पर भाग ही नहीं सकता। जो आपकी क्वेरी होंगी वो सामने सॉल्व जरूर होंगी। ओके। और चलिए अगर हम आगे बढ़े कि आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, क्योंकि आज एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें बस ये थोड़ा सा भाषण भूषण चलेगा और चले जाएंगे, नहीं। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कौन से 3 चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला होगा फ्रेंड्स कि सीटेट 2025 का सिलेबस क्या है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हमें तैयारी जो करनी है वो किस चीज की करनी है। कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करनी है तो वो किस लेवल की करनी है, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्रामर करनी है तो ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं लेकिन हर टॉपिक तो सीटेट में नहीं आता ना फ्रेंड्स। आई होप ये आप भी एग्री करेंगे। ओके। तो इसलिए जो जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं वही हम आपको सबसे पहले करवाएंगे, उसके बाद बाकी विषय तो करवा ही देंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ सीटेट 2024। फिर चाहे वो जुलाई 2024 हो चाहे वो आपका दिसंबर 2024 हो, दोनों के जो है एग्जाम्स का पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 चारों का कंप्लीट एनालिसिस आपको करवाएंगे, जिससे आपको पता चले कि हाँ ये वाला पैटर्न अभी चल रहा है। वो कहते हैं ना कि हमें पता होना चाहिए कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंगली हमारी प्रिपरेशन और अच्छी होती है। ओके। सारे बच्चे एग्री करते हैं भाई इस बात से? जल्दी जल्दी प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, मुझे भी तो पता चले यहाँ पर कितने छात्र हैं। हाँ। और उसके बाद फिर तीसरा होगा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो उसमें तो हम आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में एक पोएम भी डिस्कस करेंगे और एक पैसेज भी डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया। बिल्कुल जी, बैच में भी डालेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप सभी को जो बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका कुछ विषय होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स को ले लीजिए। मैथ्स का जैसे विषय है तो फ्रेंड्स मैथ्स में पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा भिन्न होता है। और इसीलिए बच्चे जब यूट्यूब पर सेशन देखते हैं तो उनको ना बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि भाई ये जानने की उत्सुकता भी रहती है कि ये पेपर 1 के लिए है या ये पेपर 2 के लिए है। लेकिन हिंदी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। हिंदी में आपके जितने भी सेशन होंगे और जो डेली सेशन होंगे दोपहर को 12 बजे, वो आपके पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 चारों के लिए समान होंगे। क्योंकि आप एनालिसिस देख लीजिएगा, चारों का जो लेवल होता है वो समान ही होता है, ऐसा कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। ओके। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चों को कभी कभी लगता है कि मैम ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए, और आप कैसे कह रही हैं कि कोई डिफरेंस नहीं होता। आप खुद भी एनालिसिस कीजिएगा, हम भी आपके सामने एनालिसिस रखेंगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, बाकी जैसे मैथ्स के लिए पवन सर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर ही देंगे, ठीक है ना। सोशल स्टडीज के लिए दानिश सर आपको अच्छे से गाइड कर ही देंगे। साइंस के लिए ईवीएस के लिए मोना मैम है, कुलदीप सर है, सभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज पर। अब जैसे आप आगे जाकर फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने में आपको भाषा का चयन करना होता है कि आप हिंदी या अंग्रेजी को किसको भाषा 1 के रूप में चुनते हैं या भाषा 2 के रूप में चुनते हैं। तो आज हम अब ये जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन है ये कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने हिंदी को भाषा 1 के रूप में चुनना है उनको कॉम्प्रिहेंशन में और किसी चीज में अंतर नहीं आएगा, ना व्याकरण में अंतर आएगा, ना ही आपका पैडागोजी में अंतर आएगा। अंतर कहां पर आएगा? कॉम्प्रिहेंशन में। और वो क्या अंतर आएगा कि अगर आप हिंदी को भाषा 1 के रूप में चुनते हैं तो आपको एक काव्य आएगा और एक गद्य, यानी कि एक पैसेज और एक पोयम। और अगर आप हिंदी को भाषा 2 के रूप में चुनते हैं तो आपको दोनों के दोनों पैसेज आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पोयम और पैसेज में इतना ज्यादा अंतर क्या है।
फ्रेंड्स एक छोटा सा अंतर है और वो बहुत बड़ा अंतर भी क्रिएट कर सकता है। क्या? पैसेज जो होता है फ्रेंड्स बेसिकली क्या है? पैसेज वो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट भाषा कहते हैं कि जो चल रहे, जैसे आप निबंध लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं लिखी होती, सीधा मुद्दे की बात की जाती है। लेकिन जो आपका काव्य है, काव्य में होता है तीरघाट, लिखते हैं मीरघाट। और बल्कि कविता में तो कभी कभी शब्दों को जान के गलत लिखा जाता है सिर्फ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कविता का जो मुख्य मतलब उद्देश्य होता है वो होता है आनंद प्राप्ति। तो इसलिए बहुत ध्यान से, और कविता को जब तक आप पूरा ना पढ़ लें तब तक उत्तर नहीं देना, और उसका ट्रेलर आज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जब हम आपके साथ पोयम भी करेंगे, पैसेज भी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब आप इनिशियल कुछ सेशंस अटेंड करेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप अंग्रेजी की कविता ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं या हिंदी की कविता ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और उसी अकॉर्डिंगली आप भाषा 1 और भाषा 2 का चयन कीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशंस है, जो स्टार्टिंग के कुछ सेशंस हैं स्पेशली। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और बाकी व्याकरण और पेडागॉजी का तो हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे ही बताएंगे। चलिए जी, अब सबसे मेन जो है एनालिसिस। प्लीज सारे बच्चे, क्योंकि क्या होता है कि ग्रामर के जो मेन टॉपिक्स जब हम आपको बताते हैं तो फिर बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम इसका भी विषय आ सकता है, इसका भी विषय आ सकता है। फ्रेंड्स आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि कंपल्सरी टॉपिक है, ऐसे अनिवार्य विषय जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो सबसे पहले हम जुलाई 2024 का एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। और यहां पर देखिए पेपर 1 लैंग्वेज 1, पेपर 1 लैंग्वेज 2, पेपर 2 लैंग्वेज 1 और पेपर 2 लैंग्वेज 2, चारों का बिल्कुल अलग अलग एनालिसिस आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जितने भी यहां पर बच्चे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए पेडागॉजी के तो क्वेश्चन वही आपके मेन चलते रहेंगे, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी भी, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन आपको कोई भी आ सकता है, लेकिन ग्रामर का जो मेन एनालिसिस है कि जैसे पेपर 1 लैंग्वेज 1 में, अच्छा बच्चों का ये भी सवाल होता है कि मैम ग्रामर के कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स 4 से 5, 5 से 6, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी होती है, 15 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर होता है, तो 15 में से 6 मार्क्स का मैक्सिमम ग्रामर आएगा। अब उपसर्ग प्रत्यय का एक प्रश्न, विशेषण विशेष्य यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उनका एक प्रश्न था, संधि विच्छेद का एक प्रश्न था, और एक वचन बहुवचन, ठीक है ना, उसका भी एक प्रश्न आया था पेपर 1 लैंग्वेज 1 में। ओके, प्लीज सारे ये देखिएगा। उसके बाद पेपर 1 लैंग्वेज 2, उसमें उपसर्ग प्रत्यय के 2 प्रश्न थे, संज्ञा विशेषण के 3 प्रश्न थे, फिर तत्सम तद्भव का एक और समानार्थी का एक। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर उलटफेर भी हो सकता है कि जैसे 3, 2, 5, 6, 7, यहां पर आपको व्याकरण में 15 में से 7 प्रश्न व्याकरण के आ गए थे, यानी कि 7 व्याकरण के, 8 आपके कॉम्प्रिहेंशन के। तो अगर आप व्याकरण को बस, और वही बार बार वही विषय रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको अच्छे से कर लेंगे तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उससे आपके मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल आज ही से स्टार्ट हुई है हिंदी की क्लासेस सीटेट की एक्सक्लूसिवली। ओके, हालांकि अगर आपको पहले वाले कुछ विषय प्रारंभ करने हैं, ठीक है, मतलब ये देखने हैं, तो उसके लिए तो हमारा सेशन डेली चल ही रहा था, ठीक है ना। जैसे कि कल हमने दोपहर को 3 बजे सेशन लिया था संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर, वहां से भी आप एक एक्सक्लूसिव हेल्प ले सकते हैं, और बाकी ये सेशन तो आपका चलेगा ही चलेगा। फिर पेपर 2 लैंग्वेज 1, उसमें उपसर्ग प्रत्यय का एक, समानार्थी के 2 प्रश्न, संधि विच्छेद अलंकार का एक प्रश्न, और उसके बाद लास्ट में पेपर 2 लैंग्वेज 2, उपसर्ग प्रत्यय का एक, समानार्थी के 3 और संधि विच्छेद का एक। तो ये आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपको जरूर एक बेसिक आइडिया लगेगा कि तैयारी करनी कैसे है। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर यहां पर आते हैं अब दिसंबर 2024 पर। एक आखिरी चीज फ्रेंड्स जल्दी से देख लीजिए, दिसंबर 2024 का एनालिसिस कि जैसे आपका जो पेपर 1 लैंग्वेज 1 था उसमें तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज समूह से भिन्न शब्द। ये जो अभी शुरू हुआ है ना समूह से भिन्न शब्द, देखिए ये पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में एक प्रश्न आया, पेपर 1 लैंग्वेज 2 में 2 प्रश्न आए समूह से भिन्न शब्द के, और उसी प्रकार पेपर 2 लैंग्वेज 2 में भी आए समूह से भिन्न शब्द के 2 प्रश्न। और ये क्या है? समूह से भिन्न शब्द का मतलब होता है आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने रख दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा इन चारों शब्दों में सबसे भिन्न शब्द कौन सा है, ठीक है ना। और इसके ट्रेलर के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। एक बार जरा ये यहां पर देखिए, ये वाला, ये आपका कौन सा, ये आपका 2024 का ही जो है पेपर के मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं।
समूह से भिन्न शब्द, संस्कृति, भारतीय, मर्यादा और शर्त। आप एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से सारे बच्चे बताइए। यहां पर आपके सामने 3 प्रश्न हैं जो आपके 2024 के ही हैं ग्रामर के, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये वाला जरा सॉल्व कीजिए। तीनों ही करिए पहले तो, खैर सभी बच्चे। पहला है शिक्षित में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है, और संतुलन का विलोम शब्द कौन सा है। फटाफट सारे बच्चे जल्दी जल्दी। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जाती हूँ फ्रेंड्स, पेपर में ये उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर चीज नहीं आती तो आसान भी मुश्किल लगता है। चलिए, आई होप सभी बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिए भाई। प्लीज मैं आप सभी बच्चों को कहूंगी, जो बच्चे जिस ग्रुप में जरा जुड़े हुए हैं, प्लीज जल्दी से इस सेशन को ना शेयर कर दीजिए वहां पर, ये सेशन का लिंक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि हिंदी का सेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिए अब आप सबने आगे सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला शिक्षित, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगने वाला, और अगर ना भी पता हो तो एटलीस्ट एक चीज मैं आपको फिर वही बता रही हूं, अगर आपको बाय चांस किसी शब्द के बारे में नहीं पता तो आप चारों विकल्पों को देखिए। विकल्पों को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पूछा क्या गया है। तो जैसे शिक्षा जमा इत, शिक्षा जमा ईत। अब देखिए यहां पर शिक्षा तो हमें पता है मूल शब्द है, लेकिन शिक्षित में क्ष के साथ छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे इत ही आएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान में रखनी है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला आता है समूह से भिन्न शब्द। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो चारों शब्दों में भिन्नता है वो आप कितने ही आधारों पर कर सकते हैं। जैसे कि 4 शब्द आपको दिए गए हैं, अब यहां पर संस्कृति, ठीक है ना। अब इनके अर्थ, सबसे पहले हम अर्थ पे जाते हैं। संस्कृति, फिर भारतीय, फिर मर्यादा, फिर शर्त। ये तो आपको पता है अर्थ के आधार पर तो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन जो मेन आता है वो आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के आधार पर। संस्कृति क्या होती है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये आपका एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द। भारतीय, मैं एक भारतीय नागरिक हूं, तो भारतीय जो है वो आपका एक विशेषण है। भारत संज्ञा है लेकिन भारतीय विशेषण है। फिर मर्यादा, कि तुम्हें अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रहना चाहिए, तो मर्यादा, ये सीमा, ये एक संज्ञा शब्द है, लाइन। और उसी प्रकार शर्त, कि एक शर्त एक चीज होती है जो किसी के सामने रखी जाती है, ठीक है ना। तो शर्त भी आपका संज्ञा शब्द है। तो अल्टीमेटली यहां पे संज्ञा विशेषण के आधार पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आना था। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैम संस्कृति में तो ई प्रत्यय लगा सकते हैं कि संस्कृत जमा ई, भारत जमा ई, फिर मर्यादा और फिर शर्त, तो उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर वो करने लगते हैं। तो बहुत सारे आधार हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा या तो अर्थ या संज्ञा विशेषण। तो पहले सबसे पहले आपको यही चीज देखनी है। ओके, और उसके बाद जो तीसरा प्रश्न था कि संतुलन का विलोम। अब संतुलन का विलोम असंतुलन। असंतुलन कहां पर है भाई? हाँ, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जल्दबाजी में। अच्छा, मुझे ना सारे फ्रैंकली बताइएगा कि किस बच्चे ने यहाँ पे सिली मिस्टेक की, प्लीज ईमानदारी से बताइएगा। अब यहाँ पे पहला विकल्प क्या है? असंतुलन। और जैसे ही हम असंतुलन देखते हैं ना, हमारा माइंडसेट है कि हम आ को अ पढ़ ही लेते हैं फिर कि असंतुलन है, तो जल्दबाजी में। क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी आपको पता है ना पेपर में सबसे लास्ट में दिया गया होता है, और मोस्टली बच्चों की हैबिट होती है कि वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि भाई पेपर में जो भी आपको सेक्शन इजी लगता है, अगर पहले वाला इजी लगता है बहुत अच्छी बात है, बीच में जैसे मैथ्स आपको ज़्यादा इजी लगता है या आपको रीजनिंग ज़्यादा इजी लगती है, तो पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ईवीएस ज़्यादा आसान लगता है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो जो चीज़ आपको आसान लगती है सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, मतलब कि क्वेश्चंस के, कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकें जितनी जल्दी उतना बेहतर होगा। ओके, अब यहाँ पे असंतुलन नहीं आएगा, असंतुलन आएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे असंतुलित भी था, लेकिन वहां पे क्या है फ्रेंड्स? संतुलन, और यहाँ पे है संतुलित, तो ये आपका गलत था। असंतुलन ही आना था, डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैम हमारा ये वाला गलत हो गया। अच्छा,
जिन बच्चों का ये वाला गलत हुआ है, जरा मुझे एक बार बताएंगे कि आपने किस आधार पर भिन्न विकल्प चुना, क्योंकि हमें आधार भी जानना चाहिए कि किस आधार पर आपने इन चारों में से समूह से भिन्न शब्द चुना। ट्राई कीजिए सभी बच्चे। हाँ, जैसे देखिए एक और बच्चा कह रहा है कि उनका भी गलत हुआ था थोड़ा सा, 2 का और हुआ था। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वही मैं आपको कह रही हूँ कि हमें सबसे पहले हम जो आपके लिए सेशंस लेकर आएंगे ना, उसमें हम ऐसी ही चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि अब जैसे डायरेक्टली तो मैं आपके लिए समूह से भिन्न शब्द के प्रश्न नहीं ला सकती, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले संज्ञा को डिटेल में समझना पड़ेगा कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आपको ये चीजें समझनी होंगी। और जब हम ये वाले विषय कर लेंगे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक पूरा का पूरा सेशन में आपसे वादा करती हूँ समूह से भिन्न शब्द का ही होगा, कि अब करते रहिए, छांटते रहिए समूह से भिन्न शब्द कौन से हैं। ओके, आगे देखिए फिर। अब अगला फिर वही फ्रेंड्स, ये आपका समूह से भिन्न शब्द, और इसमें भी आपका संस्कृति शब्द है। एक बार सारे बच्चे ट्राई कीजिए, चलिए देखते हैं। संस्कृति, ज्यादा, व्यक्ति, महत्वपूर्ण, और संस्कृति में कौन सा प्रत्यय जुड़ सकता है? दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए फटाफट सारे बच्चे। हाँ जी, सारे बच्चे आंसर देंगे फटाफट कि समूह से भिन्न शब्द कौन सा है और संस्कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ सकता है। हाँ जी, आंसर दिया। संज्ञा समझने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, मैं आपको वही कह रही हूँ फ्रेंड्स, अच्छी बात है। पहले 3-4 दिनों में ही अगर आप ये सॉर्ट आउट कर लेंगे कि आपको किन विषयों में समस्या आ रही है, तो आप और अच्छे से और बेहतर तरीके से उस चीज को गहराई से समझ सकते हैं और हम आपको समझा सकते हैं, वही मेन चीज है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संस्कृति, ज्यादा, व्यक्ति और महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण शब्द सही नहीं था। क्यों? अब ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। ओके, सबसे पहला शब्द है फ्रेंड्स संस्कृति। अब यहां पर इन चारों शब्दों का जो अर्थ है वो तो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ऐसा तो नहीं है कि 3 का एक अर्थ हो, एक का अलग अर्थ हो, ऐसा कुछ नहीं। संस्कृति आपका संज्ञा शब्द है। ओके, अब ज्यादा, ज्यादा जो है ये क्या होता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, तो ये बेसिकली आपका विकारी भी हो सकता है, अविकारी, अव्यय शब्द। उसके बाद व्यक्ति जो है वो भी आपका संज्ञा है, और महत्वपूर्ण, अब महत्वपूर्ण आपका विशेषण है कि मुझे तुमसे महत्वपूर्ण बात करनी है। लेकिन ध्यान दीजिए, संज्ञा और विशेषण दोनों विकारी शब्द हैं। अब इसको भी हमें विस्तार से करना होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों आपके विकारी होते हैं और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द, जिसमें आपका निपात शब्द, विस्मय, अधिबोधक वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड आना था। बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। और लास्ट, संस्कृति में हम केवल एक प्रत्यय लगा सकते हैं, सांस्कृतिक। देखिए जरा, संस्कृति जमा एक इज इक्वल टू सांस्कृतिक। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति में स था, लेकिन जब हमने इसके साथ प्रत्यय जोड़ा तो ये सा बन गया। अब ये क्यों होता है फ्रेंड्स? वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आपने पीछे देखा असंतुलन और असंतुलन, तो इसके भी नियम होते हैं जो आपको बताएंगे। ओके, अब यहां से फ्रेंड्स आपको क्या पता चला, ये जब हमने कुल मिलाकर 5 प्रश्न किए, तो इसमें 2 चीज जो है वो आपको ध्यान से रखनी पड़ेंगी। एक तो हिंदी शब्दों का अर्थ, जो आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो तो हम इंक्रीज करते ही रहते हैं, लेकिन जो हिंदी शब्दों का अर्थ है धीरे धीरे करके आपको वो भी बढ़ाना है। हाँ, जैसे कि तम
अब कभी कभी बच्चों को लगता है कि इसमें ना ऊ की मात्रा मिसिंग है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन कितने बच्चों को पता है कि तम का अर्थ क्या होता है? जरा फटाफट बताइए। आप पूछ रहे हैं मैम भारतीय कैसे हुआ, प्लीज बताइए। शालिनी जी बिल्कुल बताते हैं। भारतीय जो शब्द था वो था विशेषण, भारत होता है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भारतीय यानी कि भारत होने भारत से संबंधित, तो भारतीय जो है वो एक विशेषण शब्द है, बाकी तीनों आपके संज्ञा शब्द थे, इसलिए वो आपका भिन्न था। ओके, हाँ जी शब्बीर आलम जी, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो जितने भी आपके हिंदी के सेशन हैं वो पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 चारों के लिए समान है, बिल्कुल समान है, ठीक है ना, कोई अंतर ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए है। हाँ जी सुमन बिल्कुल सही, वेरी गुड, सिर्फ सुमन का उत्तर आया फ्रेंड्स, बाकी सबको नहीं पता। और ये बहुत सिंपल सा शब्द है तम, तम का मतलब होता है अंधेरा। उसी प्रकार जैसे अभी उन्होंने पूछा कि मैम भारतीय शब्द का बता दीजिए ऐसा क्यों था, तो फ्रेंड्स क्या होता है हमें वो जैसे उनके प्रयोग का ज्ञान, शब्दों के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पीछे हमने प्रश्न किया था ये वाला ज्यादा, अब ज्यादा शब्द को आप कैसे प्रयुक्त करते हैं फ्रेंड्स, कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो या फिर तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, तो ज्यादा सुंदर लगना, तो वहां पे ज्यादा जो था वो प्रविशेषण था, और यहाँ पे ज्यादा क्या था अविकारी। और आपको ऑप्शंस के अनुसार, विकल्पों के अनुसार शब्द का सही संदर्भ में सही अर्थ पहचानना होता है, तो ये सारा आपको अभ्यास से ही पता चलेगा। और इसीलिए हम आपका जमकर यहाँ पर डेली दोपहर को 12 बजे अभ्यास करवाएंगे, सिर्फ आपका साथ चाहिए होगा फ्रेंड्स, और आपका साथ ऐसे कि पूरे दिन में 1 घंटा तो आप हिंदी को दे ही सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? ओके ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ वाला फिर से बता दें, आप ये वाला पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है जी, जो हिंदी भाषा के जितने भी शब्द होते हैं तो वो 5 कैटेगरीज में होते हैं, या तो शब्द होगा संज्ञा, या होगा विशेषण जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, फिर आपका प्रोनाउन, फिर आपका वर्ब, एंड देन आप पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जो आप पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपका अविकारी में आता है। अविकारी जो शब्द लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते। चलिए इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेलर दे देती हूँ। जैसे है लड़का, लड़के का बहुवचन क्या होगा? लड़के। लड़के का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। तो ये जो लड़का शब्द है ये लिंग और वचन के अनुसार बदल गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदल सकते, जैसे कि ज्यादा। आज मेरे घर ज्यादा लड़के आ गए, आज मेरे घर ज्यादा लड़कियां आ गई, तो जो ज्यादा शब्द है वो नहीं बदलेगा आपका, और ये आपका अविकारी शब्द हो सकता है संदर्भ के अनुसार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ओके, और बाकी आप चिंता मत कीजिए, इसकी सारी जितनी भी थ्योरी है, एक एक टॉपिक हम डेली क्या करेंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दी है ही नहीं फ्रेंड्स, हम आराम से चीजों को समझकर करेंगे, क्योंकि पेपर जुलाई में है और अभी चल रहा है मार्च। ओके, तो हाँ वो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि हमारे पास समय है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हमारे पास समय है तैयारी करने का अच्छे से। ओके, तो जमकर तैयारी करनी है। अब अगली चीज, वैसे मैं आपको आगे बता दूं कि जिसको भी कोर्स लेना है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा का, उसके लिए 60% का ऑफर है रमदान के पाक मौके पर, ठीक है ना, और उसका कूपन कोड है रमदान 60। और प्लीज फ्रेंड्स ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि मनी बैक ऑफर है, ये आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। कल दानिश सर ने आपके लिए इतना बड़ा सरप्राइज आपको दिया कि मनी बैक ऑफर है, कम से कम आपको अगर आप ये 60% का ऑफ लेके, और देखिए हम इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं उसके बावजूद आपको मनी बैक का ऑफर भी दे रहे हैं कि अगर आप कोर्स लेते हैं 3 दिन तक, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए यूजफुल है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद आपका वो पैसा अगर आप ये मतलब सिलेक्ट करते हैं तो उसे आपको पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको छला गया। ठीक है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करिएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी की क्लास हो रही है फ्रेंड्स, सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैथ्स की क्लास ये पवन सर आपके लिए सुबह 8:30 बजे लेकर आएंगे। साइंस की क्लास कुलदीप सर आपके लिए सुबह 9:30 बजे लेकर आएंगे। अभी इससे पहले 11 बजे दीपाली मैम आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आई थी। अभी जो आपकी क्लास चल रही है हिंदी की, अच्छा जिन बच्चों को भाई मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम है ईशा अग्रवाल। ओके, तो अभी आपकी 12 बजे हिंदी की क्लास चल रही है। फिर ये दोपहर को 3 बजे मोना मैम आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आएंगे। और फाइनली आपके फेवरेट दानिश सर आपके लिए शाम को 4 बजे सोशल स्टडीज की क्लास लेकर आएंगे। जिन बच्चों को ये शेड्यूल नहीं पता जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। पीडीएफ कहां पर मिलेगी फ्रेंड्स? सबसे पहली बात कि अगर तो आप पेड बैच के स्टूडेंट होंगे तो आपको सारे के सारे पीडीएफ टीचिंग परीक्षा की ऐप पर मिल ही जाएंगे। ओके, सबसे पहली बात है ये।
चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर, और अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो सारे बच्चे तैयार हैं? हाँ जी, सारे बच्चे तैयार हैं। तो जल्दी सब देखिएगा कि आपको पेपर में बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा, मैक्सिमम इतना आएगा, मैक्सिमम इतना कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है और प्रश्न क्या है, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। और यहाँ पे पहले ही प्रश्न में, ठीक है ना, जैसे आप वोकैबुलरी देखिए, शब्दों का प्रयोग देखिए। पारदर्शिता, क्या आपको इसका अर्थ पता है? पहले तो यही होता है ना कि आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। और अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी ना हिंदी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमारी हिंदी बहुत वीक है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। जैसे मेरी जो है, मेरा क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज़ भी वीक है बहुत ज़्यादा। मेरे बचपन से हमेशा मार्क्स सोशल स्टडीज़ में ही कटे हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप अभी आपने शुरू किया है और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको व्याकरण अभी नहीं आती है, और हम जीरो से आपका जो ग्रामर है वो स्टार्ट करवाएंगे, आपकी वोकैबुलरी भी स्टार्ट करवाएंगे कि हिंदी में आपको कभी समस्या आए ही ना। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप D++ के पेड स्टूडेंट हैं। बिल्कुल, ये सेशन आपके लिए भी यूजफुल है। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है ये, अच्छा, अब पैसेज सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है कि अगर आपको बाई चांस यहाँ कोई प्रश्न दिया गया पैसेज में, मैं कह रही हूँ पोएम में नहीं, तो उसको पहले पैसेज में ढूंढिए। जैसे पारदर्शिता कहां पर है, ये रहा, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर एंड में। और अब यहां पर देखिए कि यह आपको सीधा सीधा उत्तर दिया गया है, लेकिन पेपर में कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट भी आता है। अब मुझे याद है फ्रेंड्स, आई गेस 2022 या 2023 की बात है, शायद से 2023 की, उसमें ना चैट जीपीटी, ठीक है ना, वैसा एक पैसेज आया था और बच्चों के इतने क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है ना, एक बार आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि उत्तर आपको सामने से मिल जाए, छुपा हुआ उत्तर भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ए ऑप्शन है, कुछ बच्चों का बी, कुछ बच्चों का सी। और अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, जितने बच्चे डेली यहाँ पर यूट्यूब सेशन में आएंगे, जरा बाकी बच्चों के ना कमेंट जरूर एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता है क्या पता चलेगा कि ये वाला विषय सबको ही आता है जब सेम आंसर आएंगे। अब जैसे यहाँ पर है, सबका बी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था कि बच्चे बी ऑप्शन देंगे। अब देखिए एक बार, पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे कई लोग। भाषा देख रहे हैं कितनी सरल है, बहुत ही सरल है। आगे देखिए, शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। ऑब्वियसली भाई, किसी की हायर पोस्ट है, किसी की लोअर पोस्ट। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। ऑब्वियसली भाई, जो ऑफिस में एक ये अकाउंटेंट या ऑफिसर बैठा है और जो गार्डन में एक माली काम कर रहा है, ऑब्वियसली माली को छोटा माना जाता है। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है। ढिलाई बरतना और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, ठीक है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहा। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। अब देखिए, यहां पर मोस्टली बच्चों ने बी ऑप्शन चूज किया, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। अब यहां पे कुशलता लिखा हुआ था इसलिए आपने चूज कर दिया, जबकि ये आपका गलत उत्तर है। आप सबसे लास्ट में देखिए कि दिया क्या गया है कि जो आपका पोजीशन महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव, कि आप कार्य के प्रति कितने समर्पित भाव से हैं, कार्य के प्रति कितनी शुद्ध सोच रखते हैं आप। और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, कि जैसा आपके मन में है वैसा आप दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि आपके मन में काम करने की भावना वास्तव में है और आप काम कर भी रहे हैं, जैसा आपके मन में वैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं कि अरे आज तो छुट्टी हो जाए, फिर भी आप बेकार मन से काम कर रहे हैं, तो काम ढंग से होगा ही नहीं। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर था वो था ए ऑप्शन, काम करने के ढंग में बढ़ती गई स्वच्छ सोच कि हाँ मुझे अपना काम करना है। तो यहाँ पे कुशलता नहीं, कुशलता से तो ये एक गलत व्यक्ति भी काम कर लेता है।
अगर जो लोग काम में घोटाला करते हैं वो भी अपना काम बड़ी कुशलता से करते हैं, इसीलिए तो घोटाले पकड़े नहीं जाते जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो कुशलता नहीं, यहां पे आना था स्वच्छ सोच, पारदर्शिता, कि जैसा आपके मन में भाव है काम के प्रति वैसा ही आप अपने काम में दिखा रहे हैं। ओके, तो यहां पर ए ऑप्शन सही था और यहां पर हो जाती है गलती, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, डन है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न। अच्छा, वैसे पहला प्रश्न थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो कॉम्प्रीहेंशन है ना वो यूं ही है, बस कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बस ये पेपर में तो कोई भी नया पैसेज आ जाएगा और हम सॉल्व करके आ जाएंगे। इतना आसान नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। अब इस पैसेज का सही शीर्षक क्या हो सकता है? ट्राई कीजिए जरा सारे बच्चे। जिनका सही था बहुत अच्छी बात है, आप एक बार ट्राई कीजिए। इस पूरे गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी। ओके, नूतन आप कह रही हैं सी ऑप्शन नहीं हो सकता था क्या? देखिए सी क्या था, काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता। दृढ़ता पता है क्या होती है फ्रेंड्स की? एक आप बहुत ही दृढ़ हैं कि भाई आपने काम करना ही करना है। अब लेकिन सिर्फ काम करने से नहीं, काम को सही तरीके से भी करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, अच्छा एक और बात, चलिए इनकी क्वेरी से एक और बात पता चली फ्रेंड्स। मेन बात क्या होती है कि जरूरी नहीं कि आपके पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3 गलत हो और एक सही हो सकता है कि आपके चारों विकल्प सही हो और चारों सही विकल्पों में से आपको सबसे बेहतर विकल्प चूज करना हो। तो इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा आप, बल्कि सी टेट के निर्देश में पढ़िएगा फ्रेंड्स। सी टेट के निर्देश में, तब तक आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी टेट के निर्देश में प्रॉपरली दिया गया होता है कि निम्न में से सबसे बेहतर विकल्प को चुनिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सेकंड में आप कह रहे हैं कर्मनिष्ठा की महिमा, जो बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कि निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मतलब होता है कि आप उसके प्रति समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, कि आपने मन में सोचा है कि हाँ मैं ये काम दिल से अच्छे से करना है। तो वेरी गुड, ए ऑप्शन आपका। आगे देखिए, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं कैसे करते हैं आप। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सारे बच्चे देखिए कि माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से अधिक, ठीक है ना, बेहतर है यदि। पैसेज हम पढ़ ही चुके हैं, उत्तर दीजिए आप। कि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि चलो पद या वेतन से ना की जाए, लेकिन हो सकता है कि माली भी अपना काम ठीक से ना कर रहा हो। भाई किसने कहा है कि माली हमेशा अपना काम ठीक से करता है? वो भी गलत कर सकता है। और किसने कहा है कि सचिव हमेशा ही गलत काम करेगा? वो भी अच्छा काम कर सकता है। तो ये इतना बेहतर विकल्प नहीं है। फिर सचिव अपने काम को कुशलता से करे, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आएगा। तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन दिया, और देखिए अब मोस्टली बच्चों ने सही उत्तर दिया। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे फ्रेंड्स, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और एक बार आपकी नॉलेज और एक्यूरेसी बढ़ गई तो फिर धीरे धीरे करके हम स्पीड पे भी काम करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले नॉलेज, फिर एक्यूरेसी और फिर स्पीड। तो नॉलेज, एक्यूरेसी, स्पीड, ये जो त्रिकोणीय सीरीज है ना, इसको हमें जीतना है। ओके, आगे देखिए। यहां किस चीज को महत्व दिया गया है? पूरे पैसेज को आपने पढ़ लिया है, चारों में से किस चीज को महत्व दिया गया है? स्तर, निष्ठा, उत्कृष्टता या शिक्षा? जल्दी से बताइए। हाँ जी, आकृति जी आप कह रही हैं डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, कोई बात नहीं। एक बार ये वाला प्रश्न करते हैं, फिर पीछे का आंसर एनालाइज कर लेते हैं। चलिए आभा जी धन्यवाद। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ओके मैं देख रही हूं, जल्दी जल्दी।
निष्ठा, बिल्कुल सही, यहाँ पे निष्ठा, कि कितने समर्पित हैं आप अपने कार्य के लिए, कितने अच्छे से, ठीक है ना, कितने निष्ठा से आप काम को करते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। अब वो कहते हैं पीछे वाला प्रश्न कि माली अपने काम को कुशलता से करे। अब देखिए अकेला ये सही नहीं है, माली तो अपने काम को कुशलता से करे या ना करे, लेकिन अगर यहां पर सचिव ने भी अपना काम कुशलता से कर लिया तो तब तो सचिव के कार्य को ऊपर माना जाएगा ना फ्रेंड्स। तो ये चीज है, तो यहां पर ये अधूरा उत्तर था कि माली को अपना काम कुशलता से करना है, लेकिन सचिव सचिव भी अगर अपना काम कुशलता से करेगा तो उसको ऊंचा माना जाएगा। लेकिन यहां पर क्या था कि अगर सचिव ढिलाई बरते तब जाकर हम सचिव के काम को नीचा मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए अगला प्रश्न, समूह से भिन्न शब्द। अब जरा सारे बच्चे छांटिए, समूह से भिन्न शब्द कौन सा आएगा? दैनिक, विभिन्न, सचिव या निम्न? फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें, ठीक है ना, चीजों को अच्छे से समझना है, शब्दों को समझना है कि शब्द जो है वो किस अर्थ में, किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, आज जो बच्चे लेट हो गए हैं कल से टाइम पे आइएगा, कि 12 बजे तो आपका सेशन होना ही होना है। लेकिन कभी कभी हो सकता है भाई कि जैसे इससे पहले दीपाली मैम का सेशन होता है, तो कभी कभी सीडीपी में बच्चे ना थोड़े बह जाते हैं, तो उसमें काफी थोड़ा सा वो आगे सेशन हो सकता है, तो टाइम हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, उसकी चिंता मत करिएगा। ओके, अब यहां पर निगम जी का सी ऑप्शन है, किरण सी ऑप्शन, नीतू, भावेश, वेरी गुड। यहां पर जितने बच्चों का सी ऑप्शन है वो सही है। क्यों? दैनिक, जैसे क्या कहते हैं, दैनिक समाचार पत्र। दैनिक क्या होता है? विशेषण, एडजेक्टिव। फिर विभिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे विभिन्न भाषाएं यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये भी आपका विशेषण है। और निम्न, जैसे कहते हैं ना निम्न स्तर, यानी निम्न मतलब छोटा, तो ये भी आपका विशेषण है। परंतु सचिव, सचिव तो एक पद का नाम है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, तो यहां पर जो सी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि ये आपका संज्ञा था। और यही जो संज्ञा विशेषण की पहचान है, अभी आपको स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया गया था, वहां पर हम संज्ञा विशेषण के प्रश्न करते ही रहते हैं, संधि उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न करते ही रहते हैं, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए जी आगे देखिए। उसके बाद अब यहां पर जैसे देखिए गद्यांश और पद्यांश, मैं आपको फिर बता देती हूं, क्योंकि अभी हमने एक गद्यांश सॉल्व किया था, अब हम एक पद्यांश यानी कि पोयम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों में क्या होता है कि सभी उत्तर सामने ही है। सबसे अच्छी बात क्या है कॉम्प्रिहेंशन की फ्रेंड्स, कि सारे उत्तर आपके सामने हैं, सिर्फ आपको उन्हें कुशलतापूर्वक ढूंढना है, और फिर अभ्यास के द्वारा उत्तर जल्दी ढूंढना सीखना है। जल्दी, कि उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जल्दी उत्तर को कैसे ढूंढे, क्योंकि पेपर में फ्रेंड्स समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। नॉलेज तो सारे ही लेकर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो बाकी बच्चे भी तो तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप बाकी बच्चों से आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, समय प्रबंधन करेंगे, तो वो भी हम अभ्यास के द्वारा सीखेंगे। और तीसरी चीज, सभी विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प चुनना है। यही मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आपके चारों विकल्प गलत हों। अभी तो जब आप पैडागॉजी के क्वेश्चन करेंगे तो पैडागॉजी के क्वेश्चन में आपको लगेगा कि चारों ही विकल्प सही हैं, ठीक है ना, या फिर चारों ही विकल्प गलत हैं। तो ऐसे में क्या करना है, वो फना मूवी का डायलॉग याद है फ्रेंड्स, कि सही और गलत में से चुनना आसान होता है, लेकिन जो सारे सही में से सबसे बेहतर चुनना और सारे गलत में से मुनासिब चुनना, वो थोड़ा कठिन होता है। तो वही हमें अभ्यास करना है। ओके, कि उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। चलिए अब पोयम पर आ जाइए सारे बच्चे, कि जीवन पथ पर चलते हुए जब मैं किसी चौराहे पर पहुंच जाऊं और अंतर मन में चल रहा हो द्वंद, तो हे सर्वशक्तिमान ईश। अब इस कविता को एक बार पढ़िए, पेपर में कविता भी आपको मैक्सिमम इतनी आएगी, इससे बड़ी कविता नहीं आएगी। ओके, तो चलिए फिर यहां पर देखिए, कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है, और पोयम जो होती है वो हमेशा सांकेतिक होती है, इनडायरेक्ट वे में कही जाती है। ठीक है, तो देखिए ट्राई कीजिए।
हाँ जी, सी ऑप्शन कह रहे हैं। और मैं जानती थी आप सी ऑप्शन चूज करेंगे फ्रेंड्स, मुझे पहले से पता था। सी ऑप्शन, कठिनाइयों भरी स्थिति। चौराहा फ्रेंड्स, चौराहा वो क्या है कि जीवन पथ पर चलते हुए जब मैं किसी चौराहे पर पहुंच जाऊं, सबसे पहले आप ये बताइए चौराहे का मतलब क्या होता है। चौराहा मतलब वही होता है ना जहां पे चार राहें आकर मिलती हैं। जैसे एक सड़क यहां से आ रही है, एक सड़क यहां से आ रही है, एक सड़क यहां से, एक सड़क यहां से, उसे चौराहा कहते हैं। अब कि जब मैं किसी चौराहे पर पहुंच जाऊं और अंतर मन में चल रहा हो द्वंद। द्वंद मतलब क्या होता है कि एक झगड़ा चल रहा है कि अब जैसे आपके सामने चार दरवाजे हैं, ठीक है, चार दरवाजों में से आपको एक दरवाजा चुनना है, ठीक है ना, जिसमें जिसके पीछे खजाना छिपा है। अब आपके सामने कठिनाई नहीं है फ्रेंड्स, आपके सामने अनिर्णय की स्थिति कि क्या करें क्या ना करें। ये वो चीज है कि आपके मन में द्वंद चल रहा है कि हम ये राह चुने या ये राह चुने, इसको चुने या इसको चुने। तो वो कठिनाई नहीं है, वो है इनडिसिसिवनेस, कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, अनिर्णय की स्थिति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं आएगा, यहां पर आपका बी ऑप्शन आएगा। अब समझ में आया कि गलती कहां हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, और कविता कोई मुश्किल नहीं थी, इसकी जो भाषा है वो कोई कठिन नहीं थी, आप समझ गए थे, आपको आंसर दिमाग में पता था, लेकिन जो विकल्प हैं उनकी भाषा का आपको नहीं पता था। तो यही होती है चीज कि जब तक आप चारों विकल्प नहीं पढ़ लेते उत्तर नहीं देना है, ये आप गांठ बांध लीजिए। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को कि जब तक आप चार विकल्प नहीं पढ़ लेते आप उत्तर नहीं देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। समझ में आ गया सभी को? किसी के मन में कोई संदेह है प्लीज जल्दी से बता दीजिए फटाफट, फिर हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अब कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? यहां पे है ना कि हे सर्वशक्तिमान ईश, ईश मतलब भगवान, ठीक है ना, तो इसलिए देखिए जरा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जितने भी यहाँ पर पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास होती है, अभी तक आपकी क्लास दोपहर को 1 बजे होती थी पेड स्टूडेंट्स की, लेकिन अब आपकी क्लास शाम को 5 बजे होगी, 5 PM, ठीक है ना, पेड बैच। क्योंकि यहां से आज YouTube पर हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए पेड बैच की क्लासेस शाम को 5 बजे होंगी, 1 बजे नहीं होगी। ओके, अब यहां पर क्या है कि कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है कि तब हे सर्वशक्तिमान ईश, मुझे तुम अपना अनुग्रह पात्र समझकर सही राह चुन सकने की मनीषा देना। सही राह चुन सकने की मनीषा यानी कि समझ देना। तो यहां पर क्या है, सही विकल्प चुन देना, सही रास्ता चुन देना, सही विकल्प बता देना या सही के चयन की क्षमता देना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि आप मुझे सही राह चुनकर दे देना, आप मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं सही रास्ता चुन सकूं, ठीक है ना, एक सपोर्टिव जैसे रोल होता है। आगे देखिए अगला, निराश व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती हैं? फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। निराश व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती हैं? तो यहां पर कहां पर है देखिए, निराशा की कुहासा जब मन मस्तिष्क की शक्तियों को रोकने लगे। मन मस्तिष्क की शक्तियां, इसका मतलब क्या होता है भाई, दिमाग में कौन सी शक्तियां होती हैं? वो गुड़िया में वो सुई डालने वाली, हाँ काले जादू वाली मन मस्तिष्क की शक्तियां नहीं। मन मस्तिष्क की शक्तियां होती हैं सोचने समझने की, सही तरीके से सोचने समझने की। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ओके, अगला देखिए, कविता का मुख्य स्वर क्या है? अब देखिए पेपर में जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चन आ जाएं, कविता में आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है। ओके, अब इस प्रश्न को सारे बच्चे जरा ध्यान से करिएगा, मुश्किल नहीं है लेकिन सिर्फ एक छोटा सा कीवर्ड पकड़ना है। जल्दी से सारे बच्चे करिए, कविता का मुख्य स्वर क्या है? फटाफट। निराशा, निवेदन, आस्था या जीवन?
अब यहाँ पे बी सी डी इनमें थोड़ा सा मतलब कि बच्चों को डाउट हो रहा है। ओके, ए भी ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स कविता का पूरा मुख्य स्वर क्या है? अगर आप पूरी कविता को पढ़ेंगे तो जैसे तब हे कृपालु, हे सर्वशक्तिमानीश, आप भगवान को निवेदन कर रहे हैं, भगवान से निवेदन करें कि प्रभु जीवन में आशा निराशा तो चलती रहती है, लेकिन आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तो यहाँ पर बेसिकली निराशा नहीं है, यहाँ पे आशा है। अगर निराशा ही होती हम भगवान को क्यों याद करेंगे? हमें उम्मीद है तो हम प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु मुझे उम्मीद है, मुझे आप पर विश्वास है, तो आप मुझे क्षमता देना। तो यहाँ पे निवेदन हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, आग्रह हो रहा है। ओके, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। और देखिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आंसर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है। ओके, चलिए जी जल्दी से आगे देखिए। अब मन मस्तिष्क में कौन सा समास है? अब यहां पर आता है व्याकरण का प्रश्न, और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समास का विषय अभी नहीं पता। छोटा सा टॉपिक है लेकिन स्टिल उसमें काफी मतलब नियम जानने पड़ते हैं, तो उसकी आप चिंता मत करिए। समास का विषय हम आपको अलग से अच्छे से डिटेल में करवा देंगे। वैसे समास होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, कि दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना। जैसे कि हम शब्द कहते हैं विद्यालय, और मुझे लगता है फ्रेंड्स सीटेट में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद हमेशा आ ही जाता है। तो विद्यालय किन दो शब्दों से मिलकर बना है? विद्या प्लस आलय। तो ये जो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। तो अब मन मस्तिष्क का मतलब होता है मन और मस्तिष्क, और जहां पे और शब्द आता है वहां पर आपका द्वंद्व समास आता है, बी ऑप्शन। तो ये हम समास का विषय करेंगे, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको वो बता रही हूं। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आना था। उसी प्रकार ठीक है ना, अब जैसे जीवन पथ पर चलते हुए, कविता का अंतिम प्रश्न, फ्रेंड्स फटाफट करिए, पोयम का लास्ट क्वेश्चन, फिर हमें पेडागॉजी भी देखनी है। जीवन पथ पर चलते हुए का भाव क्या है? फ्रेंड्स भाव का मतलब होता है वास्तविक अर्थ, कि हम इस पंक्ति के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए, जीवन कोई रास्ता थोड़ी ना जो कि हम उस पर चल रहे हैं वास्तव में, तो ये तो एक सांकेतिक भाषा है। और ये आशय वाले प्रश्न काफी आते हैं, आशय वाले, भाव वाले। जल्दी से देखिए, जीवन पथ पर चलते हुए इसका भाव क्या है? सारे बच्चे बताएंगे, और इसका बी आंसर आएगा बिल्कुल। जीवन पथ पर चलना मतलब जीवन जीना, कि जीवन को हम जी रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। सिंपल सी बात, ठीक है जी। चलिए, तो फाइनली यहां पर हमारा पोयम भी खत्म, पैसेज भी खत्म, ग्रामर के क्वेश्चंस का एक इंट्रोडक्शन भी खत्म, और आज के सेशन का लास्ट पार्ट जो कि आपका एक और फेवरेट पार्ट है, हिंदी पेडागॉजी। हिंदी पेडागॉजी क्योंकि 15 मार्क्स की आती है, तो 15 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। अब हिंदी पेडागॉजी में फ्रेंड्स बात क्या है? ये क्या है? आपकी रियल लाइफ। सबसे अच्छी जो बात है कि हिंदी पेडागॉजी और कुछ नहीं, ये आपकी वास्तविक जिंदगी है। क्या होता है कि जैसे आप एक टीचर हैं, ठीक है ना, टीचर अगर क्लास में बहुत शोर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस शोर को नियंत्रित कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए आपको सबसे सकारात्मक विकल्प चुनना है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को डांट देंगे, वो थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि हम तो भाई पहले प्यार से समझाना है, प्यार से ना समझे तो फिर थोड़ा एग्रेसिव एक्शन भी तब लेना है, मतलब उस तरीके से कि बच्चे को वो मोटिवेट ही करे। तो यहाँ पर क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपरेशन की, जब आपको पेडागॉजी की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या करनी है कि ये जो पेडागॉजी है ये आपकी वास्तविक जिंदगी से, जीवन से संबंधित है। तो अपने आप को एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर मानकर चलिए, उत्तर आपके सामने होगा। मोस्टली केसेस में कुछ क्वेश्चंस में नियम आपको जानने हैं, जैसे कि जीन पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के नियमों के बारे में, चॉम्स्की के नियमों के बारे में, स्किनर के नियमों के बारे में, तो वो तो हम अलग से करेंगे। लेकिन अधिकतर जो प्रश्न है वो आपके वास्तविक सिचुएशन से संबंधित होते हैं। तो देखिए, हर तथ्य को असल जीवन से संबंधित करके समझें, कभी गलत विकल्प का चयन कर ही नहीं पाएंगे आप। ओके, बिल्कुल फ्रेंड्स, ये क्लास आपकी डेली होगी दोपहर को 12 बजे, डेली के डेली, ठीक है। आगे देखिए, अब परीक्षार्थी की जो प्रमुख चुनौतियां होती है, फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी हैं हमारे साथ, ठीक है ना, सबके ये कुछ बच्चे पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है ना, वो केवल मतलब दूसरी तीसरी बार यहाँ पे सीटेट का पेपर दे रहे होंगे, तो वो केवल 1-2 अंकों से पिछड़ गए होंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा फ्रेंड्स कि हर चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझाना।
जिससे अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका गलत हो ही ना सके। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर का क्वेश्चन आपका गलत होने ही नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय का विषय में करना ही करना है अच्छे से, वो पेपर में आएगा ही आएगा। समूह से भिन्न शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारा हम आपको रटवा देंगे, अच्छे से समझा देंगे कि किसी भी प्रकार का शब्द आ जाए आप आसानी से पहचान पाएंगे। ओके। दूसरी चीज क्या होती है, प्रश्न समझने में दिक्कत होती है कि कभी कभी हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में पूछा क्या गया है। जैसे आपने वो देखा था चौथा विकल्प जब आप पूछ रहे थे कि माली अगर अपना काम कुशलता से करे, तो वहां पे क्या था कि आपने अधूरे विकल्प को चुना था। तो पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। और अंतिम चीज होती है कि सही से तैयारी करने का तरीका समझ में नहीं आता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे अब ग्रामर में, जैसे मैंने आपको कुछ विषय बताए, यहां पर मैंने आपको वाक्य का विषय नहीं बताया, वाच्य का विषय नहीं बताया, जबकि पेपर में वो भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में बिल्कुल आ सकता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये पेपर में विषय आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना। और मुहावरे लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये सारे विषय हम करेंगे, ठीक है ना, लेकिन सीरीज वाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले, उसका धीरे धीरे करके सारे विषय, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे कि जो पेडागोजी की मैं बात कर रही थी, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, बिना थ्योरी पढ़े भी, कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा क्या होती है। जरा सारे बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। बिल्कुल सही। अब वो कह रहे हैं कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, यानी कि भाषा का प्रयोग हम समाज में करते हैं, ठीक है ना। हम अगर अकेले बैठे हैं तो उसमें तो हम अपने माइंड में भी बात कर सकते हैं। तो सामाजिक अंतक्रिया, अंतक्रिया क्या होती है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, परस्पर बातचीत के द्वारा अर्जित की जाती है। तो बिल्कुल सही। अब जैसे विरासत में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है। अनुकूलन क्या होता है, किसी को फॉलो करना, किसी के अनुकूल, मतलब उस तरीके से कि किसी के तरह अडेप्ट कर रहे हैं हम, तब सीखी जाती है, नहीं। और जन्मजात क्षमता है फ्रेंड्स, क्षमता होना एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक संकल्पना के लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आगे देखिए, जैसे ये वाला प्रश्न है कि भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, भाषा को सीखना। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ट्राई कीजिए जल्दी से फ्रेंड्स, फटाफट इसका आंसर देखिए एक बार। अब अगर आपको मैं भाषा सिखाने के लिए कोई कहानी सुना रही हूं, तो वो किस चीज का प्रभावी माध्यम है। अब अगर मैं आपको कहानी सुना रही हूं तो सिर्फ मैं आपको ये भाषण देने के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए सुनाऊंगी? नहीं, बच्चे तो बोर हो जाएंगे, बच्चे तो भाई बोर होके भागने लगेंगे। तो ये सही नहीं है, हमें बच्चों का इंटरेस्ट बना के रखना है। ओके, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, अब बताइए, मैं कहानी सुना रही हूं तो इसे लिखने की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ी? तो ये तो वैसे ही बेकार ऑप्शन है। तो कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ये टाइम पास हो रहा है कहानी सुनाना, मतलब बच्चे इतने फ्री हैं स्कूल में कि टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल गलत। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। तो कभी कभी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और एक अंतिम प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे ये पेपर में आपको ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि दो कथन दिए गए हैं और फिर पूछा जाता है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। और ये भी आप बिना ज्यादा नियम पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए फटाफट सारे बच्चे। एक आखिरी प्रश्न फ्रेंड्स, जल्दी से। कि पहला कथन क्या है, किसी भाषा के सफलतापूर्वक सीखने के अनुभव के लिए, अगर आपको भाषा को सफलतापूर्वक सीखना है तो शिक्षार्थी को उस भाषा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। क्या यह बात सही है? अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, आपको हिंदी सीखनी है, आपको उर्दू सीखनी है, तो आपको उसका मौका तो मिलना चाहिए। वो श्रीदेवी जी की मूवी याद है, इंग्लिश विंग्लिश, ठीक है ना, तो उसमें उसे मौका मिला सीखने का, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, पर्याप्त अवसर मिलने का जो सुझाव दिया गया है
उसके संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष की अवधि में एक पाठ्य पुस्तक पर्याप्त नहीं है। और बिल्कुल सही है ये फ्रेंड्स, कि ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए सिर्फ एक पुस्तक ही माध्यम है, बच्चों को पुस्तकों तक ही सीमित करना है, ये गलत है। क्योंकि ठीक है ना, हमें पुस्तकों के आगे भी जाना है। जैसे क्लास में हम बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं, नाटक आयोजित कर सकते हैं, स्कूल में हम काव्य प्रतियोगिता प्रयोजित कर सकते हैं, जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर मिले। तो ये कहने को ये कथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या है, इससे संबंधित है। तो अ और ब दोनों सत्य हैं और ब अ की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो बस कुछ प्रश्न तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं अपनी रियल लाइफ से जोड़कर। हाँ, कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम आपको करवा ही देंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बाकी जो मैं आपको अंत में विषय बताना चाहती हूँ पेडागोजी के फ्रेंड्स, वही है जैसे आपका थ्योरिस्ट वाले सिद्धांतकार, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, 1 या 2 क्वेश्चन वहां से आ ही जाएंगे। फिर जैसे आता है आपका इवैल्यूएशन असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन से फ्रेंड्स आपके 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं, याद रखिएगा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पेडागोजी के, कि मूल्यांकन से 3 से 4 प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे ही जा सकते हैं। फिर आपका आता है भाषा कौशल, सबसे इंपॉर्टेंट, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 आपके भाषा कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। इनसे आपको 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। फिर आपका आता है भाषा अर्जन और अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। इससे आपको 1 प्रश्न कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। फिर आपका परिस्थिति संबंधित प्रश्न, ठीक है ना, कि जैसे आपको सिचुएशन दी जाएगी कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी श को स कहता है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, ठीक है ना, कि उसे श सामग्री वाले श्रवण ये जो सामग्री है वो ज्यादा देंगे। ऐसे आपको 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, अप्रोक्सीमेशन है। फिर पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न, जैसे भी पीछे वाला था वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित था, ठीक है ना, तो वो आपका 1 प्रश्न आ सकता है। बहुभाषिकता तो फ्रेंड ट्रेंडिंग है, 1 प्रश्न कंफर्म है, ये आपका कंफर्म है कि 1 प्रश्न आपको बहुभाषिकता का आएगा ही आएगा, ओके। और उसके बाद ठीक है ना, आपके जो 2 विषय और हैं, संदर्भ में व्याकरण, शिक्षण के उद्देश्य, इसमें आपका जैसे निदानात्मक परीक्षण, ठीक है ना, वो था ना आपका रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। जैसे कि क्या होता है भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सीधा दवाई तो देगा नहीं, डॉक्टर पहले आपका डायग्नोसिस करेगा, निदान करेगा समस्या का, फिर जाकर उसका उपचार प्रारंभ करेगा। तो वही होता है, बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे उपचार पर दौड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होनी है, सही उत्तर कैसे छांटना है, ये हम आपको आगे आने वाले सेशंस में ज़रूर बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का जो सेशन है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। पैसेज किया, पोयम की, ग्रामर भी की और पेडागोजी का एक ट्रेलर भी ले लिया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूँ फ्रेंड्स, 60% ऑफर है हमारा, ठीक है ना, रमदान के मौके पर। आप टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लीजिए, सीटेट का कोर्स लीजिए, और साथ ही साथ आपके लिए मनी बैक का ऑफर है फ्रेंड्स। वो टीचिंग परीक्षा की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट ही है आपके लिए। आप ये मानिए कि मनी बैक ऑफर, कि आपको कम से कम 3 दिन आप एक बार कोर्स को देखिए, अगर आपको 3 दिन में सेटिस्फेक्शन नहीं लगता तो आपका पूरा का पूरा पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को आपकी तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।